नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और अपन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आप सभी दर्शकों से एक जरूरी अपील कि आपको या आपके परिवार में किसी को कोरोना के लक्षण दिखें तो तुरंत जो है वो जांच करवाएं और इस वायरस को जड़ से खत्म करने में देश और दुनिया का सहयोग करें। तो अब रुख करते हैं खबरों का। अब बात अपन उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में ई मीटिंग सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। मीटिंग सॉफ्टवेयर एक स्मार्ट मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में होने वाली बैठकों को आईटी के माध्यम से और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी बैठक का एजेंडा और प्रस्तावित चर्चा के बिंदु बैठक से 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजेंगे और अनुमोदन के बाद ही बैठक होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया की सोच की दिशा में ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। ई मीटिंग प्रणाली से ऊर्जावान युवा सोच को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में ई मंत्रिमंडल ई ऑफिस के बाद ई मीटिंग की शुरुआत हुई है। ई मीटिंग प्रणाली से अधिकारियों के कार्य करने की गति में और राज्य में तेजी आएगी। राज्य सरकार का प्रयास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए लीक से हटकर आधुनिक तकनीक अपनाने की जरूरत है। उधर बीजेपी ने हरिद्वार जिले के खानपुर से विधायक कुंवरपाल प्रणव चैंपियनशिप का निष्कासन रद्द करते हुए उन्हें वापस पार्टी में शामिल किया है। पार्टी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने ये घोषणा की है। चैंपियन का पार्टी में स्वागत करते हुए भगत ने कहा कि अपने आचरण के लिए क्षमा मांगने के बाद चैंपियन का निष्कासन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चैंपियन को पार्टी में वापस लाने का निर्णय 13 मार्च से निष्कासन के दौरान उन्हें अच्छे आचरण के आधार पर पार्टी ने सामूहिक रूप से कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। पार्टी में वापसी से पहले खुश चैंपियन ने कहा कि बीजेपी से सरकार में रहते हुए भी वे पार्टी के लिए काम कर रहे थे। चैंपियन में अपने खराब बर्ताव के लिए मीडिया के सामने आकर माफी मांगी। गौरतलब है कि उनके खिलाफ कई बड़े आरोप लगे और इनमें से एक मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार का मामला भी था। परम आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश, हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष जी, आदरणीय महामंत्री जी, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, सम्मानित पत्रकारगण, आदरणीय बसीन साहब, आपका छोटा साथी होने के नाते जनप्रतिनिधि तो बात की बात है। सबसे पहले तो मैं पार्टी का सेवक हूँ, मुझसे गलतियां हुई और इस 13 माह के कार्यकाल में मैंने पार्टी की रीति नीति को पूरा पालन किया। दिसंबर में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी वोट और सदस्यों की वोट दिलवा करके पहली बार हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। पिछले वर्ष आदरणीय बंधुओं की वीडियो वायरल किया गया था जिसमें मुझे दिखाया गया था अपने प्रदेश के लिए अपशब्द व्यक्त करते हुए। मैंने तभी खेद व्यक्त किया था और आज पुनः हाथ जोड़ के अपने देवभूमि वासियों से माफी मांगता हूं कि देवभूमि का बच्चा हूं, इसी माटी का लाल हूं और देवभूमि तो अपने बच्चों को माफ करती आई है और मेरा तो नाता बहुत गहरा है। मेरी सगी दादी रानी सरस्वती देवी गढ़वाल के लैंसडाउन के पट्टी जोतसू के सिमार खाल के रहने वाली थी। विश्व राजपूत थे वो लोग, तो मेरे अंदर तो आधा खून पहाड़ का खून है। मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ? वैसे भी अगर गलती हुई होगी पुनः मैं क्षमा याचना करता हूँ और ये अहद उठाता हूँ कि पार्टी का अनुशासन का पालन करूंगा, रीति नीति का पालन करूंगा, एक कार्यकर्ता की भांति व्यवहार करूंगा। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी से अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए परिवारों को विस्थापित करने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। लगातार कांग्रेस नेता जयपाल जाटव ने इस मामले में धरना प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई बार इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेज चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक परिवारों को विस्थापित करने की मांग कांग्रेस नेता की तरफ से पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही है। सोमवार को भी कांग्रेस नेता ने मायाकुंड में पीड़ित परिवारों के साथ सरकार के खिलाफ धरना किया। आरोप लगाया कि निगम प्रशासन ने एक निजी संस्था को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से परिवारों को हटाया। कांग्रेस नेता ने शीघ्र मांग पूरी करने का आग्रह किया है, नहीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि 9 माह पूर्व एनजीटी के नाम पे झुग्गी झोपड़े वाले को हटाया गया था
शासन ने कहा था इनको विस्थापित किया जाएगा, 9 महीने तक इनको विस्थापित नहीं किया गया। उसके बाद ये चंद्रभागा नदी है, यहाँ से लेकर देहरादून तक एक कानून है, एनजीटी लागू है। एक तरफ के लोग हटा दिए गए, एक तरफ के लोग बैठे हुए हैं। आप यहाँ चंद्रभागा पुल से पार देखिए, पूरी झुग्गी झोपड़ी मकान बने, बिजली दे रखी है उनको, वो चंद्रभागा के अंदर इनको हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ हमको पता ही चला ये प्राइवेट संस्था की ज़मीन है और इसमें कुछ लोग जानबूझ के इसको खाली कराना चाह रहे हैं। निगम शासन में पूरा इंटरेस्ट ले रहा है। 15 अगस्त को इन पर लठ बजाया गरीब लोग पे। 15 अगस्त को जब पूरा देश आज़ादी बना रहा था, इनको लठ बजाया गया था, उसका हमारा विरोध है। हमारी मांग है इनका विस्थापित किया जाए, इनको परेशान नहीं किया जाए। अगर एनजीटी लगाओ चंद्रभागा तो पूरी चंद्रभागा खाली कराया जाए। एक ही तरफ का क्यों खाली किया जा रहा है? क्योंकि प्राइवेट संस्था की जमीन इसलिए कर रहे हैं, ये गलत है। दोनों तरफ का हटाएं। एनजीटी सब पे लगता है, एनजीटी का मतलब ये थोड़ा कि एक लाइन में लगे दूसरी लाइन में हटेगा ही नहीं। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इनको हम चाहते हैं कि इनको विस्थापित किया जाए, शासन इनकी सुध लें गरीबों को। आज ये गरीब कीड़े मकोड़े में गंगा जी में पड़े हैं, इनको जो अच्छी जगह विस्थापित किया जाए। आदमी मनुष्य हैं, मनुष्य वाला काम होना चाहिए। आज तिरपैया सरकार है, मेयर इनकी है, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, ऊपर केंद्रीय हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि देंगे, उनको भी हमने लेटर लिखा है। हम चाहते हैं कि इनको मकान मिले, इनको विस्थापित किया जाए। उधर रुड़की के लंडोरा नगर पंचायत के अध्यक्ष शहजाद खान ने उत्तर प्रदेश के बगावत जिले के एक व्यक्ति और उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता के पुत्र से अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत पुलिस अधिकारियों को मामले से अवगत करवाते हुए गुहार लगाई है। उनका कहना है कि इन लोगों का एक जैसा गैंग है जो उन लोगों को झूठे मुकदमों के आरोपों में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने का काम करता है। उन्होंने नगर पंचायत में प्रेस वार्ता कर व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश के होते हुए द्वारा जिले के हरिद्वार जिले में हथियार के लाइसेंस बनवाने पर भी बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि 2002 में उनकी ओर से खरीदी गई जमीन हड़प ली गई और साथ ही उन्हें फ़ोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। शाम 5:54 पर दूसरे नंबर से मेरे पास मोबाइल आया। जब मैंने एक कांग्रेसी नेता हैं जोत सिंह बिष्ट, उनके बेटे हैं हिम्मत बिष्ट, कुछ साल पहले मैंने इनके नाम रजिस्ट्री की थी, हिम्मत सिंह बिष्ट के नाम। ये मुझे बार बार बताते रहे पैसे अभी दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे, महीने में दे देंगे। लगभग 2 साल हो गए। अब मैंने उन पैसों की जो मांग की हिम्मत सिंह बिष्ट को बताया। जोत सिंह बिष्ट उनके फादर हैं, उनसे मेरी बात हुई कि आपके बेटे ने ऐसे ऐसे मेरी रजिस्ट्री कराई और मुझे पैसे आज तक नहीं मिले, लगभग 2 साल के करीब हो चुके। तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था कि आपके पैसे मिलेंगे, मैं अपने बेटे से बात करूंगा। लेकिन उनका भी फिर उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। मजबूरी आकर फिर इसका मेरे पास 5:54 पर जब फ़ोन आया, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। क्योंकि इसका असली इसका नाम यशपाल तोमर उर्फ पप्पू है। ये एक गांव बरवाले का रहने वाला और एक बिल्कुल फ्रॉड, एक नंबर का फ्रॉड, झूठा आदमी है। मैंने मौखिक गंगनहर पुलिस को सूचना दे दी थी और मैंने जो फैक्स किए माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली, क्योंकि ये बार बार सब पे झूठे मुकदमे लगाता है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो तो 40 से 50 लोग को पर इसने 376 का मुकदमा लगा के उनकी संपत्ति हड़प रखी है। इसकी जांच होनी चाहिए। जान को खतरा है मेरे परिवार की सुरक्षा। अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार यशपाल तोमर उर्फ पप्पू और दूसरा हिम्मत बिष्ट पुत्र जोत सिंह बिष्ट होंगे। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण कार्य में लगे एक कंपनी के जेसीबी और फैकलैंड मशीन को उनके ऑपरेटर काम से वापस लाते वक्त एक हादसे का शिकार हो गए। इसी दौरान खबर ये आई है कि सोमवार तड़के कोडियाला के पास अचानक भूस्खलन हो गया। इस हादसे में ये दोनों मशीनें और इसके साथ ऑपरेटर नदी और खाई में जा गिरे। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से ये स्खलन हुआ और जिसके बाद गहरी खाई में जाकर जो है वो तो सूचना के आधार पर ये बात भी निकलकर सामने आई है कि लगभग 4 बजे ये हादसा हुआ है और उसके बाद से वहाँ पर काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ पर जो है मृतकों के शवों को निकाला गया।
उधर उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज कोरोना संक्रमण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पूर्व में सेंट्रल जेल सितारगंज में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन द्वारा सिडकुल स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में अस्थायी जेल बनाई गई थी। जेल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई सैंपलिंग में एक बार फिर सितारगंज जेल में कोरोना बम फटा है। आज आई कोरोना रिपोर्ट में जेल में बंदी 6 रक्षक समेत कुल 46 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सभी 46 कैदियों के इलाज के लिए रुद्रपुर भेजा जा रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए सितारगंज प्रशासन ने अस्थायी जेल बनाई थी, लेकिन अस्थायी जेल में 46 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। साथ ही सभी को इलाज के लिए रुद्रपुर भेजा जा चुका है। सीएससी सितारगंज की जो सैंपलिंग टीम है वो लगातार अस्थायी जेल सितारगंज में सैंपलिंग कर रही है। उसमें हमें अब तक 46 संक्रमित बंदी पाए गए हैं, जिनको कि कंफर्ट जोन रुद्रपुर में उपचार हेतु भेजा जा रहा है। और कुछ बंदी रक्षक लगभग 6 और वो भी संक्रमित पाए गए थे, तो उनको उपचार हेतु पंतनगर भेज दिया था। तो इस 46 बंदियों को भेजने का काम है और आगे जैसा भी होगा नियमानुसार। उधर उत्तराखंड सरकार के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों हुई बारिश से गांव को जाने वाले दर्जनों सड़क बंद हो गई हैं। ग्रामीण पिछले 2 हफ्तों से सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आपदा की दृष्टि से थराली विधानसभा सबसे संवेदनशील विधानसभा कही जाती है। पिछले दिनों की बारिश के चलते देवाल, थराली और घाट ब्लॉक देशोली के दर्जन भर सड़कें 10 और 15 दिनों में बंद पड़ी हैं और लोगों शासन और प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे हैं। गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग खोले जाएं, लेकिन थराली विधायक का कहना है कि उनकी विधानसभा की कोई भी सड़क एक दिन से ज़्यादा बंद नहीं रही। ऐसे में अब सवाल उठता है कि थराली विधानसभा की जनता सड़क बंद होने का रोना गलत रो रही है या फिर थराली विधानसभा की विधायक मुन्नी देवी आश्वासन दे रही हैं। पे हमारा संपर्क मार्ग और हमारा जो रोड है कुहेड़, मथरपाल, लासी, सरतोली कई जगहों पे अवरुद्ध और टूट चुका है। तो हमारे क्षेत्र के कई जो 10 अगस्त को जो बारिश हुई थी, तो हमारे क्षेत्र में करीब 6-7 दिन से जो यहाँ पे हमारे ड्राइवर लोग हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई है। 10-12 गाड़ियों से ऊपर हमारे कुहेड़ मथरपाल वाली रोड पे फंसा है। और जो हमारे 10-12 जो गाड़ी वाले हैं, ड्राइवर लोग हैं, ये इनका कमाने का साधन ही एक गाड़ी है और ये गाड़ी के माध्यम से अपने परिवार चलाते हैं यहाँ पे। तो इन लोगों पे बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि रोज़गार इनका, एक तरफ से इनका रोज़गार भी रुक चुका है और इनकी रोज़गार की समस्या आगे ही बढ़ते जा रही है। अगर रोड खुलता नहीं है, जबकि हमने शासन को भी अवगत करा चुके हैं उसमें यहाँ पे हमारे जिलाधिकारी महोदय, उनसे भी हमने अपनी गुहार लगा चुके हैं अपने क्षेत्र के लिए। और इन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे गाड़ी वाले हैं, इनको तो बेरोजगार समझती हूँ कि आज ऐसा वक्त नहीं रह गया है कि जो महीनों कोई सड़क हमारी बंद है। आज तो मुश्किल सा 1 दिन या 2 दिन इतने ही सड़क बंद रहती है। पूरा प्रशासन उस पर काम कर रहा है। और आज मैं समझती हूँ कि चाहे वो 2017 हो, 2017 से भी 100% मैं समझती हूँ कि इस तरह का बढ़ गया है कि प्रशासन का कार्य, कि जो कि एक दिन ही रोड बंद होने पे हम लोग 50 जेसीबी मंगाने के भी इच्छुक रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और ऐसी आप जैसे 2015 में 16 में ऐसी स्थिति थी, आज 1% भी वैसी स्थिति नहीं है। और हम तुरंत, आप लाइट बोलो, पानी बोलो, रोड बोलो, सब कुछ ये काम करवा रहे। अपन उत्तराखंड में वक्त एक ब्रेक का जल्द लौटेंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज़ पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो रुख करते हैं काशीपुर का, जहां महानगर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने बाजार में पैम्पलेट्स देकर व्यापारियों से काशीपुर की दयनीय हालत को बयान किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से कहा कि योजनाओं पर करोड़ों बह गए हैं, लेकिन वे परवान नहीं चढ़ पाई हैं, खुर्द-बुर्द कर दी गई हैं। अब 60 करोड़ की लागत से कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने वाले हैं। बेहतर होता कि नई योजनाओं से पहले पुरानी योजनाओं का काम किया जाता। कांग्रेसियों ने दूसरे दिन आज नगर निगम में व्यापारियों को पैम्पलेट्स बांटने के साथ ही जागरूक कर विरोध किया गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सागर के नेतृत्व में दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने हल्ला बोला और सरकार के खिलाफ यही बात कही कि जो चीज़ें या जो काम रुके पड़े हैं पहले उनका काम किया जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शहीदों का अपमान नहीं। उधर मसूरी नगर में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिफन कोट मंच करीब 84 परिवारों के अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मंसूरी के अब तक के इतिहास में अतिक्रमण का यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। सरकारी भूमि पर रह रहे 84 परिवारों के मकानों पर जेसीबी गरज रही है। जिला प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है। मंसूरी के स्थानीय जनप्रतिनिधि और सिफोन कोट में निवास करने वाले 84 परिवारों की कार्रवाई का भारी विरोध कर रहे हैं, जिसको देखते हुए यहां पुलिस बल तैनात किया गया है। मंसूरी गांधी चौक और सिफोन कोट को पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बारिश के बावजूद भी अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रही। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा। बता दें कि पूर्व में यहां पर अतिक्रमणियों को 15 दिनों का समय दिया जा रहा था, लेकिन उनके द्वारा एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। उधर टेरी में नरेंद्र नगर के पास कुमार खेड़ा में पहाड़ दरकने से सड़क पर मात्रा में भारी मलबा गिरने के कारण ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग रात से बंद पड़ा है। मलबा इतनी भारी मात्रा में गिरा कि कल शाम तक की ही रोड खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी को मलबा हटाने के लिए आदेश दिए गए। मलबा हटाने के लिए रात से ही जेसीबी मशीन लगाई गई थी, लेकिन रात के अंधेरे में पहाड़ी से निरंतर भारी बुलडोजर और मलबा गिरते रहने के कारण मलबा हटाने का काम बीच में ही रोकना पड़ा। सुबह होते ही दोनों ओर से मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगाई जा चुकी है। भारी बुलडोजर सहित मलबा इतनी भारी मात्रा में है कि कल शाम तक रोड खुलने के आसार हैं और तस्वीरें भी इस तरीके को बयान कर रही हैं कि किस तरीके से जो वह पहाड़ी दरकी है और किस तरीके से यातायात यहां पर बाधित हुआ है। सर, ये नेशनल हाईवे पे मैं यहाँ पर आया था टीरी जाने के लिए। देखिए, मैं रात को यहाँ पर स्लाइड आ गया था। स्लाइड के आने की वजह से जो है ये पूरा मतलब पहाड़ का मलबा रोड पे आ गया है और जिसकी वजह से सारा मार्ग जो है बाधित हो गया है। उम्मीद करती बच्चे कि रोड शाम तक या कल तक ही खुल पाएगी। स्लाइड होगा, लैंड स्लाइड बहुत बड़ा, करीब 50 मीटर की रीच में है और हमने MUCL ने दोनों तरफ से एक्सीवेटर लगा रखे हैं, जो जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इसको शाम तक या कल सुबह तक इसको साफ़ कर दें और छोटे वाहन को वहाँ PTC कॉलेज के रास्ते से डाइवर्ट कर रखा है। बड़े वाहन को अभी यहीं रोक रखा है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये आगे रोक रखा है। जैसे ही खुलेगा तो ये मार्ग चालू हो जाएगा। ये रोड कल रात्रि को बंद हो गया था 11, साढ़े 11, 12 बजे के लगभग। तो फिलहाल अभी बड़ी गाड़ी तो इधर से नहीं जा पा रही। छोटी गाड़ियों के लिए हमने किनवानी और PTC होते हुए रूट डाइवर्ट किया है। छोटी गाड़ी उधर से निकल पा रही है और इस रूट को खुलने में फिलहाल मशीनें लगी हुई हैं। आप देख ही रहे हैं, आपके पीछे काम यहाँ पर चल रहा है और ये देर रात्रि तक।
उधर डाईवाला तहसील से मात्र 18 किलोमीटर दूर सनगाम, सिंधवाल गांव और नाही कला गांव में तमाम लोग, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सबको सड़क का इंतजार है। लेकिन आज़ादी के 73 साल बाद बीत जाने के बाद भी इन गांव को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर लंबी सड़क नहीं बन पाई है। डोईवाला विधानसभा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बरसात के दिनों में इन गांवों की समस्या 4 गुनी बढ़ जाती है। बीमार व्यक्ति या महिलाओं को कुर्सी से बांधकर कंधों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने बताया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने के कारण इस सड़क का निर्माण कार्य अटका हुआ है, जबकि सड़क का सर्वे पहले ही पूर्व में पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भी अपनी घोषणा में 11 किलोमीटर लंबी 3 गांव को जोड़ने वाली इस सड़क को प्रमुखता के साथ अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। जी उन्होंने आज बिल्कुल दिखाता है, यदि सड़क हो जाए तो हम लोगों के आने वाली पीढ़ी का कुछ भविष्य का कुछ सुधार हो जाए। यदि यहाँ सड़क नहीं हो तो यहाँ के लोगों का जीवन बिल्कुल अंधकार में है, अंधकार में। लड़कियां नहीं देते लोग। हाँ, ब्याह शादी में तो यहाँ कोई लड़की देने के लिए भी तैयार नहीं है इस हमारे क्षेत्र में। आज की भौगोलिक को देखते जो है जबकि ये क्षेत्र जो है इस विधानसभा से बिल्कुल मिला हुआ क्षेत्र है, लेकिन जो है यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बहुत समस्या है, हमारे सड़कों की बहुत दुर्दशा है। जहाँ पे इतनी सड़कें ऐसी हो गई हैं कि हमारे यहाँ पे ना तो आने जाने का कोई साधन है, ना ही कोई। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, बिल्कुल हमारे यहाँ पे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं रह गए हैं, सब पलायन कर चुके हैं। कोई नाराजगी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कर्मठ हैं कि उन्होंने गद्दी संभालते ही 1.5 महीने के कार्यकाल में यहाँ सड़क की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। लेकिन ये कमी मैं समझता हूँ ये प्रशासन की है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग और ये वन विभाग। अब हम ये नहीं समझते कि पीडब्ल्यूडी की कमी है कि वन विभाग की कमी है। हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी समय समय पे हर एक को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारी जो है, अधिकारी, वो कोई मानने को राजी नहीं। हम 50 बार दफ्तरों के ऑफिसों के क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये सड़क हमारी बहुत जल्दी अति शीघ्र ये सड़क बने। ठीक। और दूसरी बात यह है यहाँ पे स्वास्थ्य की। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा बंडिया फैक्ट्री स्थित विवादित भूमि पर बसे लोगों को रसूखदार लोगों के द्वारा निर्मित पक्का भवन और फैक्ट्री सेट तोड़े जाने के बाद मामला फिर से चर्चा का विषय बन गया है। इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी किच्छा द्वारा मातृभूमि समतलीकरण के आदेश जारी कर दिए थे, जबकि रसूखदारों ने किच्छा पुलिस से मिलीभगत करते हुए बिना किसी आदेश के पक्के भवन को जेसीबी में गिरा दिया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं और कब्जेदारों के सामान को तोड़कर बाहर फेंक दिया है। ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है करते हुए कहा है कि विभाग द्वारा भवन ध्वस्तीकरण का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। आखिर किसके आदेश पर पक्के और भवन और फैक्ट्री सेट का ध्वस्तीकरण किच्छा पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी से करवाया गया, अब इस बात का आदेश जारी है और इस बात की गहनता तक जांच भी करने की बात कही जा रही है। हमें जो कोई आदेश नहीं दिया गया था, केवल ये एक इनका मामला आया था कि समझीकरण करना है। समझीकरण संबंध में जो है तहसील रिपोर्ट मंगाई थी और इसी राय लिया था। उसके बाद मैंने पुलिस लगा शांति व्यवस्था बनाया कि नियमानुसार कार्रवाई करिए। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है पुलिस करेगी, जिसमें करती है। जो भी इनको 145 लगाना है, 700 करने से जो करना हो पुलिस करेगी, कार्रवाई करेगी, पुलिस करेगी। जो करना होता है उनका जिम्मेदारी होती है। मेरा कोई रोल नहीं इसमें नहीं है, ना कोई आदेश दिया है कोई तोड़ने में के लिए। तो सर इसमें कोई कार्रवाई बनती है? मेरे स्तर से कोई कोई रिपोर्ट में बस नहीं आई, कोई सूचना नहीं बस नहीं आई, कोई रिपोर्ट में बस नहीं आई इस तरह कोई। तो सर आपके तहसीलदार मौके पे थे वहाँ? वो कैसे हम जानते नहीं कि वो कौन था वहाँ के जानते नहीं, मुझे जानकारी नहीं उनको उसके संग। सर सभासद तो भी मामला है जिसमें मारपीट का और एक वीडियो ठेकेदार का वीडियो वायरल है, क्या मामला है? हाँ, ये वीडियो अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक मामला जरूर आया यहाँ पे थाने में। तो उसमें 2 पक्षों का आपस में डिस्प्यूट का मामला है, एक ठेकेदार और एक सभासद का। तो उस संबंध में जो है दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें बताई गई है, दोनों पक्षों की जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी इस पर। उत्तराखंड में नैनीताल के भूमि आधार में एक कार और बाइक की टक्कर के कारण कार और चालक गहरी खाई में जा गिरा, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा। सभी घायलों को नैनीताल के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। बता दें कि रविवार देर रात
भूमाफिया भूमिया धार के पास एक मोटरसाइकिल और कार के बीच एक्सीडेंट हो गया। मोड़ पर हुए इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार तो घायल हो ही गए, लेकिन वैजनाथ के रहने वाले खुर्शीद गहरी खाई में जा गिरा। सूचना के बाद जुलीकोट और नैनीताल पुलिस रेस्क्यू का सामान लेकर घटनास्थल पर पहुंची। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद अंधेरे और जंगली हालातों को चीरकर पुलिस मोबाइल रिजवान को खाई से बाहर निकाल कर लाई। सभी घायलों को नैनीताल में बीडी पांडे अस्पताल में भेजा गया, जहां पर वे उपचाराधीन हैं। अपनों उत्तराखंड में अब बस इतना ही। एनबी न्यूज़ पर लगातार यूं ही खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।